नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, है ना। और किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों ना हो, उसमें सबसे जो अहम हिस्सा है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, आप जितना अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे आपका एग्ज़ाम उतना अच्छे होने का चांसेस है ना। तो अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा बीएड का जो जो आ चुका है। दूसरा इसमें मैं स्टेट उड़ीसा के जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके क्वेश्चन, सीटेट का क्वेश्चन भी डाल दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ ताकि आपको बहुत सारी आइडिया हो किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी पॉइंट ऑफ व्यू में। ओके, देखिए, आप मैथ कर लेंगे, आप रीजनिंग कर लेंगे, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये आपको आप थोड़ा थोड़ा पढ़े हुए हैं। लेकिन ये टॉपिक क्या है आपने ना कभी सुना है ना कभी देखे। ओके, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी। ओके, सो एक एक करके हम समझेंगे हर क्वेश्चन को किस तरीके से किस फ्रेमवर्क से सॉल्व करना चाहिए उसको भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो बट काम ये करना है आपको, ये क्वेश्चन को भी लिखना है आपके साथ साथ और आंसर हम मिलकर ढूंढेंगे। ओके, किस तरीके से अप्रोच लगाया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन, हु among the following conduct two examination, okay, two examination, namely secondary examination and senior secondary examination all India, and also some course in vocational education and also some course in vocational education। सही है, ये हमारा क्वेश्चन। इनमें से ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन है जो बोथ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है और सम वोकेशनल कोर्स भी प्रोवाइड करता है। सबसे पहला चार ऑप्शन है। नंबर वन, टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन में हमारा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी नहीं होता। ओके, ओनली वोकेशनल एजुकेशन आर प्रोवाइडेड। तो ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया, है ना, ये नहीं हो सकता। दूसरा है एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये शॉर्ट फॉर्म आप लिख लीजिए थोड़ा सा। ओके, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, देखिए ये टीचर एजुकेशन के लिए है। सही है, तो इधर सेकेंडरी एग्जामिनेशन एंड सेकेंडरी एग्जामिनेशन तो हो ही नहीं सकता, ये हमारा कॉमन सेंस बता रहा है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बाकी रहे दो, 50-50 चांसेस। ओके, नंबर थ्री, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड नेक्स्ट द इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ एजुकेशन। द इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ओके, देखिए ये दोनों है। जरा जरा 30-40 आपको लग रहा होगा कौन सा सही है कौन सा सही, ये इससे दो क्वेश्चन में हम उलझ जाते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ओके, स्कूलिंग लिखा है, ओपन स्कूलिंग, इसका मतलब यहाँ पे सेकेंडरी एग्जामिनेशन तो होता होगा, है ना, और सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन भी हो रहा होगा। ये बात तो क्लियर है ना। यार, इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इंटरमीडिएट, इसमें सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन होता है लेकिन सेकेंडरी एग्जामिनेशन नहीं, है ना। और ये ओपन स्कूलिंग में वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। सो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है नंबर टू, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ओके, सही है। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का खासियत ये है जो सबसे ज्यादा सही है आपको उसको चूज करना होता है ना। तो नंबर वन आंसर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नंबर टू, while pro while providing client center help to a student, a counselor play। ओके, देखिए क्वेश्चन ने पूछा जब हम क्लाइंट सेंटर, ओके, इसमें जो मेंशन किया गया है क्लाइंट सेंटर, इट इज इंपॉर्टेंट। while providing client center help to a student, a counselor play। देखिए, काउंसलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें एक काउंसलर होता है, एक और काउंसलर जो जिसको हम काउंसिल करेंगे वो होते हैं। ओके, काउंसलिंग का मतलब हम उन वो जिस चीज से उनको प्रॉब्लम है, वो जो उनका समस्या है उसका हम समाधान निकालें या फिर उनको एक ऐसा रास्ता बताए जिसमें चल के वो अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाए, है ना। सही है, ये बहुत से प्रकार की काउंसलिंग होती है। ओके, मैंने पढ़ाया है आप। लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इतना जानना चाहिए कि काउंसलिंग जो अप्रोच होता है वो दो टाइप का होता है। एक है क्लाइंट सेंटर, मतलब सबसे केंद्रित में रहेगा वो क्लाइंट जिसकी हम काउंसलिंग कर रहे हैं, और दूसरा होता है काउंसलर सेंटर, मतलब काउंसलर बहुत सारी चीजें बताता रहता है ना। और
जो काउंसिल जो काउंसलिंग करता है वो बहुत सारे ज्ञान देता है। ओके, उतना ज्ञान नहीं चाहिए किसी को। ओके, तो देखिए, और जब क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग होता है दैट्स हैव गिव बेटरमेंट रिजल्ट। ओके, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, टीचर सेंटर एंड चाइल्ड सेंटर में से टीचर सेंटर एंड चाइल्ड सेंटर अगर शिक्षा के दौरान टीचर केंद्रित हो जाए और शिक्षा के दौरान अगर चाइल्ड केंद्रित हो जाए, तो आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी होगा? अगर चाइल्ड सेंटर होगा तो टीचर चाइल्ड की सारी समस्याएं सुनेगा और उसको क्या जरूरत है वो अच्छे से बताएगा। लेकिन अगर टीचर सेंटर हो गया तो टीचर अपने अपने भर के बात बता देगा, बच्चों के दिमाग से वो चले जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, तो चाइल्ड सेंटर जैसे बेस्ट है। ओके, क्लाइंट काउंसलिंग में भी क्लाइंट सेंटर वैसे ही बेस्ट है ना। और क्लाइंट सेंटर में क्या होता है, जो काउंसलर है वो एक्टिव नहीं रहता। एक्टिव नहीं रहता मतलब वो पैसिव रहता है, एज ए पैसिव रोल। वो उस क्लाइंट का बात सुनता है। ओके, जो प्रॉब्लम है वो डिटेल में उसको बताता है। अगर कोई किसी किसी समय अगर वो चुप होना है तो थोड़ा सा उसको जस्ट स्पार्क देता है, ताकि वो अपनी जो अंदर की बातें हैं वो अच्छी तरीके से खुल के कह सके। और वही काउंसलर का काम है। ओके, सो अगर वो काउंसलर ही एक्टिव हो जाएगा, वो चार तो कहानियां अगर सुनाएगा, तो फिर तो ये तो फेल हो गया क्लाइंट सेंटर में, है ना। तो देखिए, while providing client-centered help to a student, the counselor play passive role, active role, aggressive role। aggressive role तो हो नहीं सकता, है ना, aggressive role नहीं हो सकता। दूसरा एक्टिव रोल भी नहीं हो सकता। एक्टिव अगर एक्टिव रोल हुआ तो ये क्लाइंट सेंटर कैसे हुआ, नहीं हो सकता, है ना। एंड डिफरेंट रोल, इससे ज्यादा बेटर है पैसिव रोल। ओके, काउंसलर खुद पैसिव रोल में रहेगा और अपने क्लाइंट को समझाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन। ओके, काउंसलर इन पैसिव रोल ड्यूरिंग क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग। ओके, अगर काउंसलिंग सेंटर होगा तो काउंसलर इज इन एक्टिव रोल हो जाएगा। सही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन योर आंसर विल चेंज। नेक्स्ट, तो नंबर थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होप आपने ये दोनों लिख दिया है, मैं आपको इसको नंबर 3 समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। ओके, होप यू राइट इट। The concept of general and specific intelligence was given by 4 साइंटिस्ट के नाम दिए गए। ओके, जब भी आप कोई एमसीक्यू सॉल्व करें, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये तो पहली बार आ गया है। ओके, इन चारों में से कोई तो इनका आंसर होगा, लेकिन जो 3 गलत हुए, ओके, वो 3 भी तो कोई कोई इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। उन साइंटिस्ट ने क्या क्या थ्योरी दिया है, उनका क्या वर्चस्व है हमारा एजुकेशन के फील्ड में, उसको भी तो हमको ध्यान में देना चाहिए ना। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, तो इसमें सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि इंटेलिजेंस क्या। ओके, इंटेलिजेंस हमारा बुद्धिमत्ता। ओके, इंटेलिजेंस को पहले किसने, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन इंटेलिजेंस को जो कहते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट एक होता है, पता है आपको, आईक्यू टेस्ट। ओके, आईक्यू टेस्ट इंटेलिजेंस, ये सबसे पहले लाए कौन थे, अल्फ्रेड बिनेट। अल्फ्रेड बिनेट। ओके, और किसी का आईक्यू अगर हमको निकालना है तो फॉर्मूला होता है मेंटल एज बाय रियल एज इंटू 100। ओके, फॉर एग्जांपल अगर किसी का मेंटल एज मान के चलिए 12 है, 12 ईयर ओल्ड, और उसका रियल एज मान के चलिए कि 10 ईयर ओल्ड है। 10 ईयर के रियल एज में उसका मेंटल एज 12 ईयर ओल्ड का जैसा हो गया, और एट दैट टाइम इफ यू मल्टीप्लाई ऑन 100 देन इट विल गिव्स राइज टू 120, जो कि सुपीरियर होता है ना। हम पढ़ेंगे ये क्या होता है, ये अलग देखते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस आईक्यू टेस्ट जो होता है वो किस तरीके से होता है, मेंटल एज बाय रियल एज टू 100 गिवन बाय अल्फ्रेड बिनेट। ओके, सही है। देखिए, अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था इंटेलिजेंस। ओके, ही डजंट गिव्स अबाउट द जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, है ना। एक होता है आईक्यू। ओके, एक एक होता है आईक्यू, एक होता है ईक्यू। ओके, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, इमोशनल क्वोशेंट एक होता है, एक इंटेलिजेंस, एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, इमोशन, आप अपने इमोशंस को किस तरीके से डील कर सकते हैं, किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, दैट्स द ईक्यू। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, कौन है, आप क्या इसको गेस कर सकते हैं? नहीं। ओके, तो मैं आपको खुद बता देता हूँ,
स्पीयरमैन इज द राइट आंसर। ओके, तो स्पीयरमैन ने क्या किया था? स्पीयरमैन गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। ओके, जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। अकॉर्डिंग टू हिम, इंटेलिजेंस वो है जिसके पास बोथ जनरल इंटेलिजेंस, and the second one is specific इंटेलिजेंस। ओके, जनरल इंटेलिजेंस मतलब जो जनरल काम है, ओके, थोड़ा सा अच्छी तरीके से बोल पाना, घूम पाना, डांस कर पाना, ये जो सारी चीजें हैं, ओके, अमूमन जो जनरली लोगों के पास होती है, ओके, कुछ चीज को समझ पाना, थिंक कर पाना, दैट्स कॉमन द जनरल इंटेलिजेंस। एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कॉम द स्पेसिफिक टैलेंट। ओके, स्पेसिफिक टैलेंट जो किसी किसी के पास होता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन, ओके, ये जो जनरल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं जी फैक्टर। क्या बोलते हैं? जी फैक्टर। और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को एस फैक्टर। अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन, इंटेलिजेंस इक्वल टू, ओके, जनरल इंटेलिजेंस प्लस स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। ओके, तो कुछ जनरल चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता, कॉमन सेंस आपके पास जो है, दैट इज जनरल। और स्पेसिफिक मतलब आपका जो जो स्पेशल थिंग्स है, जैसे कि आप अच्छा डांस कर पा रहे, कोई आप दूसरा कर नहीं पा रहा, दैट्स योर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, है ना? ओके, आप रनिंग बहुत अच्छे कर रहे हैं, आपका टैलेंट उसमें है, दैट्स योर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। ये था क्या? स्पीयरमैन का थ्योरी दैट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, राइट इट डाउन। फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए, स्पीयरमैन तो हो गया, लेकिन हमको आपको क्या नहीं लगता ये तीनों जो साइंटिस्ट है इनके बारे में भी हमको थोड़ा थोड़ा जान लेना चाहिए? क्या पता एग्जाम में आ जाए। ओके, तो उन सारे साइंटिस्ट के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो तो आप तुक्का भी मारेंगे ना तो ऐसे नहीं। ओके, कुछ लॉजिक के बेसिस पे आप मारेंगे। ओके, सही है। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज थंडरकेट। ओके, थंडरकेट according to, he give the concept of trial and error, trial and error। ओके, ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब आप कोशिश करें, आप गलती करें, उसके बाद फिर से सीखें, है ना, फिर से ट्राई करें, फिर से ट्राई करें। ये वो एक्सपेरिमेंट किए थे कैट के ऊपर लेके। हम फाउंडर का जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब वो अच्छे तरीके से समझ लेंगे, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। ओके, उन्होंने क्या किया, एक पिंजरा बनाया। ओके, एक पिंजरा बना के वहां पे कट को रख दिया। ओके, और वहां से बहुत सारे ऐसे बटन थे। ओके, और वो अगर उसको वहां से निकलना है तो उसको वो प्रेस करेगा। ओके, अगर सही बटन को वो प्रेस कर लेता है तो उसको खाना मिलता है। अगर वो गलत को प्रेस कर रहा है तो फिर उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है। दैट्स द थिंग। ओके, ट्रायल एंड एरर। आप धीरे धीरे कोशिश, हर वक्त तो नहीं हो सकता ना, तो आप कोशिश कर करके सीखते हैं। दैट्स द ट्रायल एंड एरर। This concept was given by Thorndorfen. Okay, trial and error method of intelligence was given by Thorndorfen. Hope you understand. ये उनका concept था। Okay, trial and error। ये trial and error is important। Okay, so write it down properly। Thorndorfen के पास है एक और scientist, that's the Thorstons। And according to him, Thurston ने क्या किया था? They give seven pri pri seven prior mental ability, prior mental ability। उन्होंने क्या दिया था? 7 प्रायर मेंटल एबिलिटी के बारे में उन्होंने बताया था। वो क्या क्या होता है? एक है, लिख लीजिए थोड़ा सा, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। नंबर 2, वर्ड फ्लुएंसी। नंबर 3, नंबर फैसिलिटी, नंबर फैसिलिटी। नंबर 4, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल विजुअलाइजेशन। नंबर 4, एसोसिएटेड मेमोरी।
associated memory. Next is perception, speed, okay, and reason. उन्होंने जो थंडरस्टोन है वो दे गिव्स द 7 प्रायर मेंटल एबिलिटी। ओके, क्या क्या था? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, आपके पास वर्बल कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए। दूसरा वर्ड फ्लुएंसी, आप शब्द बना सकते हैं। नंबर 3 नंबर फैसिलिटी, आप काउंट कर सकते हैं, ऐड मल्टीप्लाई ये सब कर सकते हैं। ओके, नंबर फैसिलिटी। नेक्स्ट स्पेशियल विजुअलाइजेशन। स्पेशियल विजुअलाइजेशन मतलब आप किसी भी चीज को कोई आर्किटेक्चर के तरीके से समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। ओके, स्पेशियल विजुअलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इज एसोसिएटेड मेमोरी, आप बहुत सारी चीजें याद कर सकते हैं। नेक्स्ट परसेप्शन मेमोरी, आपको जो जो परसेप्शन होता है वो सही होता है या फिर वो एक्यूरेट ना होता है, अप्रोक्स सही होता है ना। नेक्स्ट रीजनिंग, आप रीजनिंग कर सकते हो। दैट्स दी मेंटल एबिलिटी गिवन बाय थंडरस्टॉर्म। अगर आप क्वेश्चन आया कि 7 प्रायर मेंटालिटी को किसने दिया था, देन द आंसर इज थंडरस्टॉर्म। ओके, द लास्ट इज गार्डनर। गार्डनर gardener is the most important, give the most important concept. Okay, और according to him they give 8 intelligence theory. Okay, सबसे पहला है linguistic intelligence। linguistic इंटेलिजेंस, एक क्वेश्चन में देख रहे हो कितना समय लग रहा है। अगर आप एक एक क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लैरिटी होगा। ओके, नहीं हमने एक क्वेश्चन किया स्पीयरमैन ने, तो जनरल स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के बारे में बताया था, लेकिन थंडर ने क्या कहा था, थंडरस्टोन ने क्या कहा था, गार्डनर ने क्या कहा था, हम एक एक करके पूरा बाल की खाल निकालते हुए पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मतलब जिसके पास भाषा की पकड़ बहुत अच्छी होती है। ओके, बहुत सारे देखते हैं आप स्पीकर है ना। नेक्स्ट इज लॉजिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस, जो मैथ बहुत अच्छा कर लेते हैं, है ना, जिनका लॉजिक बहुत सही होता है। कुछ कुछ होते हैं म्यूजिक इंटेलिजेंस। म्यूजिक इंटेलिजेंस, म्यूजिक इंटेलिजेंस मतलब कुछ कुछ होते हैं जिनके गाना बहुत अच्छा, जैसे कि अरिजीत सिंह हो गए, बहुत अच्छे गाना बनाते हैं, ए आर रहमान हो गए, बहुत सारे उनके पास होते हैं, है ना। नेक्स्ट इज बॉडीली काइनेस्थेटिक्स। काइनेस्थेटिक, बॉडीली काइनेस्थेटिक मतलब जो जिनका बॉडी बहुत अच्छा है, जैसे फॉर एग्जांपल जो क्रिकेटर हो गए, फुटबॉलर हो गए, वो सब किसमें आएंगे? बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज स्पेशल स्पेशियल स्पेशियल इंटेलिजेंस, इसमें कौन आएंगे? जो आर्किटेक्चर वगैरह वगैरह होते हैं, जो पेंटर बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, है ना। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आएंगे टीचर्स, ओके, लेक्चरर्स, प्रोफेसर, ये सब जो कि दूसरे को जो स्पीकर भी अच्छे अच्छे हो सकते हैं, दैट्स आर कमिंग ऑन इंटरपर्सनल। नेक्स्ट इज इंट्रापर्सनल इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मतलब जिसमें हम खुद अपने आप को, अपने अंदर के जो भावना है, जो इमोशन है, उसको अगर कंट्रोल कर ले, दैट्स द इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। द लास्ट वन इज नेचुरलिस्टिक नेचुरल नेचुरल इंटेलिजेंस। नेचुरल नेचुरल इंटेलिजेंस जैसे कि बोटनिस्ट हो गए, जूलॉजिस्ट हो गए, एनवायरमेंटलिस्ट हो गए, ये सब चीजें। ओके, दैट्स आर गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ गार्डनर। ओके, आपको गार्डनर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, थंडरस्टोन का थोड़ा आइडिया आया, थंडर का ने क्या कहा था, ट्रायल एंड एरर एंड स्पीयरमैन। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन अप्रोप्रिएटली। अगर आपके आंख से भी ये गए होगी ना थोड़ा आपको याद आएगा। सही है, लिखिए उसको अच्छे से। Then the next question is number 4. As per the NCT National Council for Teacher Education norm, what should be the staff strength? Okay, कितने staff रहना चाहिए, कितना टीचर रहना चाहिए for a unit of 100 student at B.Ed level? Okay, आप अगर देखेंगे तो जो गवर्नमेंट B.Ed का आपका कॉलेज होता है वो स्ट्रेंथ 100 स्टूडेंट का होता है। ओके, और लगभग वहाँ पे टीचर जो होता है वो 10 से प्लस होते हैं। ओके, 10 से कम नहीं होते हर एक पेपर में एक एक करके। सो अकॉर्डिंग टू द एनसीटी, ओके, इसका जो प्रॉपर अप्रोप्रिएट आंसर होगा, अकॉर्डिंग एनसीटी में मेंशन है कि 10 हर एक 10 बच्चे में एक एक ना एक टीचर होना चाहिए। ओके, एक बीएड लेवल में, ताकि उस हम हर तरीके का उनको नॉलेज दे सके, उनका एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके। ओके, सही है।
As per the NCT norm, what should be the staff strength for a unit of 100 students at grade level? The answer is 10 students plus 1 teacher. Okay, हर 10 बच्चे में एक टीचर होना चाहिए. Next is identifying the advantages of team teaching. Team teaching from the following. Team teaching में से जो सबसे बेहतरीन ओके क्या बोलते हैं एडवांटेजेस है वो क्या है. सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन ये सर जो क्वेश्चन होता है इसमें क्या होता है हर ऑप्शन आपको सही लगता है लेकिन इसमें से भी जो सबसे ज्यादा सही है दैट्स द देखिए पहला नो पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट. किसी किसी के भी पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता तो थोड़ा थोड़ा होता ही रहता है ओके तो ये तो नहीं होगा. दूसरा इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी टीचिंग ये सही बात है ना. क्वालिटी टीचिंग में इम्प्रूवमेंट होगा. नेक्स्ट लैक ऑफ रिजिडिटी अमंग टीचर ये भी थोड़ा थोड़ा सही है कि थोड़ा थोड़ा जो रिजिडिटी है टीचर में वो कम होता है. गुड टाइम मैनेजमेंट में सही तरीके से हो जाता है ओके. लेकिन इनमें से आपको सबसे ज्यादा सही क्या लगा. आपको क्या लगता है क्या होगा आंसर. क्या हम टीम टीचिंग से टाइम मैनेजमेंट करना है हाँ या फिर जो टीचर्स हैं उनका लैक ऑफ रिजिडिटी का बनना है. इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी टीचिंग ये होना चाहिए. दिस इज द इम्पोर्टेंट द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ टीम टीचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग इज इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी टीचिंग ओके. सही है इसमें आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना होगा. सही है जो सबसे ज्यादा सही है वही लिखना है. सही है राइट इट डाउन फिर हम और क्वेश्चंस करेंगे ओके. पहले ध्यान से पढ़ लो.